फ्रेंड्स, मैं अभी अपने YouTube चैनल लर्न विद अभी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्पीडी जीके का महत्वपूर्ण टॉपिक पार्ट 2 को डिस्कस करवाने वाला हूं, जिसमें मैंने पहले के टॉपिक में भारत के पठार, भारत के मैदानी भाग आदि को डिस्कस कर लिया था। पार्ट 2 में मैं आपको भारत की नदियों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही नए नए स्टडी से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम स्पीडी जीके का पार्ट 2 देखते हैं। तो इसका दोस्तों पहला क्वेश्चन है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। और इसकी सहायक नदी कौन है? तो इसकी सहायक नदी बराक है। नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ स्थित है? तो मौजूद द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में देश का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो, जबकि अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। यानी दोस्तों, अलग अलग जगहों पर नदियों को उस स्थिति के अनुसार से नाम दिया जाता है। उस जगह का जो लोकल लैंग्वेज होता है उसी लैंग्वेज में उस नदी के नाम से उसे पुकारा जाता है। जैसे तिब्बत की लैंग्वेज उस जगह का जो होगा उसके हिसाब से इसको सांगपो, जबकि अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो उसे दोस्तों क्या कहते हैं? तो डेल्टा कहते हैं, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। दोस्तों, जब भी नदियाँ किसी रास्ता को तय करती है तो उस रास्ते में बहुत सारे पेड़ पौधे, कंकड़, बालू, बहुत सारे खनिज पदार्थ होते आते हैं, जिसे नदियाँ लाकर एक किनारे पर जमा कर देती है, जिसे हम डेल्टा के नाम से जानते हैं। डेल्टा की आकृति कैसी होती है दोस्तों? डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है, ये आप जरूर याद रखेंगे। वैसे भी दोस्तों आप मैथ में पढ़ते होंगे, डेल्टा का सिंबल देखते ही होंगे, वो त्रिभुज शेप में ही होता है। इससे आप आसानी से इसे याद भी रख सकते हैं। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को क्या कहा जाता है? तो एस्चुरी कहा जाता है दोस्तों। नर्मदा नदी किस चीज़ का निर्माण करती है? तो ज्वार नदमुख का निर्माण नर्मदा नदी करती है। यह नदी दोस्तों गुजरात में स्थित है और इसी के तट पे सरदार वल्लभ भाई पंत की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा का निर्माण हाल ही में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती है? तो कावेरी, गंगा और महानदी, ये 3 ऐसी नदियाँ हैं जो भारत में डेल्टा नहीं बनाती हैं। नेक्स्ट है, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं जो डेल्टा नहीं बनाती। यानी नर्मदा और ताप्ती जो दक्षिण की ओर नदियाँ जो बहती हैं, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। और इसके अलावा भी 3 नदियाँ दोस्तों जो मैंने पहले ही बताया, कावेरी, गंगा और महानदी, ये भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? यानी नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा नदी निकलती है। नर्मदा नदी अधिकांशतः किस राज्यों में बहती है? तो मध्य प्रदेश राज्य में नर्मदा नदी बहती है, जबकि ये गुजरात राज्य में भी बहती है। नर्मदा को गुजरात का क्या कहा जाता है? तो नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहाँ इसी के नदी के द्वारा, पानी के द्वारा बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारे फैक्ट्रियों को पानी मुहैया होता है, जिस कारण से नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत में सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है दोस्तों? तो सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी नर्मदा ही है। धुआंधार जलप्रपात जो कि मध्य प्रदेश की जबलपुर में है, ये कौन सी पर्वत पर स्थित है? तो सतपुड़ा पर्वत क्षेत्र में नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो कि पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, उसे हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल में इसकी स्थिति है और कुछ भाग बांग्लादेश में पड़ता है। नदी द्वारा काट छाट की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अपर्दन कहलाता है, तथा जमा करने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहा जाता है। जैसे दोस्तों जब देखते होंगे अधिक बारिश होती है
तो नदियों में पानी का जल स्तर बढ़ जाता है, जिस कारण से वह नदियाँ साइड्स के जो भाग बांध किनारे होते हैं उसके नदियों की मिट्टी को काटना शुरू करते हैं। उस काटने की प्रक्रिया को ही दोस्तों हम लोग अपरदन कहते हैं। तथा जब बाढ़ कम होने लगता है, यानी मिट्टी की पानी की मात्रा कम होने लगती है, तो धीरे धीरे पानी का लेवल घटते जाता है, जिस कारण से वहाँ पर फिर वो मिट्टी का लेयर जमा हो जाता है और इसी प्रक्रिया को हम लोग दोस्तों निक्षेपण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और ये दोस्तों एक ऐसी नदी है जिसके कारण तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में हमेशा विवाद होता रहता है। शिवसमुद्रम प्रपात कर्नाटक के मांड्या जिला में किस नदी पर स्थित है? तो ये कावेरी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत क्या है? तो कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। किस पहाड़ियों से दोस्तों? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी नदी निकलती है। दोस्तों अभी तुरंत मैंने आपको बताया कि कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है, तो दोस्तों वो है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। जबकि कृष्णा नदी जल विवाद किन किन राज्यों के बीच में है? तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच में। दोस्तों इन दोनों विवाद में कर्नाटक एक कॉमन राज्य है, यानी आपको एग्जाम में अगर पूछता है तो ऑप्शन से भी आप इस क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। लेकिन एक से ज़्यादा ऑप्शन में अगर कर्नाटक दिया तो उस जगह पर थोड़ा सोच समझ के इसको आंसर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है जो कि दक्षिण भारत में अवस्थित है। जबकि दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है दोस्तों? तो कृष्णा नदी है, जिस पर अभी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्य में विवाद चलता रहता है। गोदावरी नदी को किस नाम से दोस्तों जानते हैं? तो गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। इसका उद्गम स्थान कहाँ है दोस्तों? तो इसका उद्गम स्थान नासिक, जो कि महाराष्ट्र के त्र्यंबकम गांव की पहाड़ियों में है। वैनगंगा, पैनगंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी नदी की सहायक नदी वैनगंगा और पैनगंगा है। क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? तो क्षिप्रा नदी दोस्तों चंबल नदी की सहायक नदी है, जो कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है। असम का शोक किस नदी को कहते हैं? तो असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है दोस्तों, क्योंकि हर साल इस नदी में अधिक बारिश होने के कारण बहुत भयंकर बाढ़ आ जाता है, जिस कारण से बहुत जान माल और जीवन की हानि होती है, जिस कारण से इस नदी को असम का शोक कहा जाता है। और ये दोस्तों चाइना से होते हुए अपने इंडिया में एंटर करती है और कुछ जगह पर चाइना जानबूझ के भी दोस्तों बदमाशी करता है, जिस कारण से भारत में भयावह बाढ़ की स्थिति हो जाती है। उसी तरह दोस्तों हमारे बिहार में भी कोसी नदी है, जिस कारण से हर साल यहाँ बाढ़ आ जाता है और इसी कारण से बिहार का कोसी, यानी बिहार का जो दोस्तों शोक होता है कोसी नदी को कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों यही है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, जो अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। और उड़ीसा का शोक किसे कहा जाता है? तो ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। दोस्तों इनमें से 3 क्वेश्चन तो आपको हमेशा पता ही होता है, जैसे असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है और बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। लेकिन उड़ीसा का शोक दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं रहता, इसलिए दोस्तों आप उड़ीसा के शोक को जरूर दिमाग में याद रखेंगे और 1-2 बार हमेशा रिवीजन करते रहेंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ही एग्जाम में आपको नंबर देके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा नहीं बनाती है। दोस्तों इससे पहले भी मैंने बताया है कि 2-3 ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती है। भारत की सबसे लंबी नहर कौन है? तो इंदिरा गांधी नहर है, यह राजस्थान में है, जो कि सतलज एवं व्यास नदी से जल पाती है तथा हरिके बैराज से निकलती है। दोस्तों आप जानते होंगे कि नहर कोई भी बनता है तो वो बड़े बड़े नदियों को उसके ब्रेक करके साइड से एक
पानी निकाला जाता है और वो उससे सिंचाई किया जाता है, कृषि का काम किया जाता है और अन्य पीने के काम भी किए जाते हैं और जानवर भी इससे अपना प्यास बुझाते हैं। इसलिए जहाँ पे जल की कमी होती है उस जगह पर इस परियोजना को लागू किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है दोस्तों। ये एग्जाम में कम से कम दोस्तों 100 भी कम कहे दोस्तों 200-300 बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसे आप इम्पोर्टेंट VVI मान के हमेशा याद रखें। नेक्स्ट है झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है, लिम्नोलॉजी। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है, लिम्नोलॉजी कहलाता है। चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पैटोलॉजी। चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है, पैटोलॉजी। नेक्स्ट है भारत की ऊंची झील कहाँ में है। तो भारत की सबसे ऊंची झील चुलामू जो कि सिक्किम राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है दोस्तों। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है जो कि उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना हुआ है दोस्तों। कृत्रिम झील कहने का सेंस दोस्तों ये हुआ कि वह झील जो मानव के द्वारा निर्मित हुआ हो। प्राकृतिक का मतलब हो जो खुद प्राकृतिक ने, भगवान ने जिसको बनाया हो वो प्राकृतिक, और जिसे मानव ने बनाया हो वो कृत्रिम। यानी मानव के द्वारा बनाया गया भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है। नेक्स्ट है कोलोरोडी नदी पर निर्मित मीड झील संसार का सबसे बड़ा मानव झील है। यानी दोस्तों यह विश्व का सबसे बड़ा झील है जिसे मानव ने निर्मित किया है। क्या नाम दोस्तों है इसका, कोलोरेडो नदी पर मीड झील। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी रैंगून एवं खारे पानी की झील कौन है। तो वो है दोस्तों चिल्का झील जो कि उड़ीसा राज्य में अवस्थित। पुलिकट एक कैसा झील है जो आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। तो दोस्तों पुलिकट एक रैंगून झील है या इसे आप खारे पानी की झील भी कह सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेगा कि पुलिकट एक कैसा झील है, दोस्तों वहाँ पे खारे पानी की झील नहीं देगा रैंगून झील और दूसरा ऑप्शन दे देगा। तो उस जगह पे आपको दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि रैंगून झील का मतलब भी वही होता है जो खारे पानी झील का मतलब होता है। नेक्स्ट है हॉगेनकॉल जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है। तो कावेरी नदी पर। दोस्तों जलप्रपात क्या होता है, आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जलप्रपात एक ऐसा प्रपात होता है जो पहाड़ों के द्वारा ऊपर से जब जल धरती पर गिरती है और वह नदी के माध्यम से फिर निकल जाती है, उसे ही हम जलप्रपात के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ में है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात है जिसकी ऊंचाई 455 मीटर जो वर्ही नदी पर कर्नाटक में अवस्थित है। सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी कौन है। तो जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है जो कि भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है और ये गेहूं एवं धान के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है। नेक्स्ट है जलोढ़ मिट्टी में क्या चीज़ की मात्रा होती है। तो जलोढ़ मिट्टी में पोटास, चूना एवं जैव पदार्थों की प्रचुरता होती है तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की कमी होती है। दोस्तों कभी कभी आप सुनते होंगे कि बहुत सारे खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया किया जाए, इसके लिए कभी कभी बीच बीच में फसल चक्र को बदला जाता है। इसलिए बदला जाता है कि उसमें फसल के मिट्टी को प्रयुक्त मात्रा में प्रचुरता और पोषक तत्व मिलते रहे जिससे उसकी उर्वरता क्षमता बनी रहे। इसलिए बीच बीच में कभी कभी दाल, चना का दाल, मसूरी का दाल लगाया जाता है जिसमें नाइट्रोजन उसके जड़ों में पाया जाता है। उस स्थिरीकरण से नाइट्रोजन उस मिट्टी को भरपूर मात्रा में मिलती है। नेक्स्ट है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांदर जबकि नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, जलोढ़ मिट्टी बांदर और नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर, ये दिमाग में आप दोस्तों रख सकते। काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ था। तो काली मिट्टी का निर्माण दोस्तों ज्वालामुखी से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से हुआ था। जब ज्वालामुखी दोस्तों फटा था तो उससे बेसाल्ट चट्टान की प्राप्ति हुई थी जिससे काली मिट्टी का निर्माण हुआ था। कपास की खेती के लिए किस मिट्टी को उपयुक्त माना जाता है। तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी को सबसे उपयुक्त मिट्टी कहा जाता है। इसे
देसी भाषा में रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। यानी दोस्तों हर जगह का एक देसी नाम होता है। जैसे आप ही का नाम घर पे कुछ और बाहर कुछ और होता है, तो नाम तो आपका एक ही है, आदमी तो एक ही है, लेकिन नाम दो अलग अलग होगा। उसी तरह मिट्टी तो एक ही है, लेकिन उस जगह के हिसाब से उसका नाम अलग अलग कर दिया गया है। काली मिट्टी किन किन राज्यों में पाई जाती है? तो काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में अधिक मात्रा में पाई जाती है। काली मिट्टी में को किस कारण से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को नमी धारण करने की क्षमता के लिए अधिकतर जाना जाता है। ये अधिक मात्रा में नमी को अपने अंदर धारित करता है। किसकी अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग प्रायः लाल होता है? तो लौह ऑक्साइड, जिसे हम दोस्तों Pb2O3 के नाम से जानते हैं, इसी की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। और ये अक्सर दोस्तों पहाड़ी इलाकाओं में ये मिट्टी पाई जाती है। खासकर आप दोस्तों जैसे उत्तराखंड चले जाइए या आप झारखंड के कुछ इलाकों में आ जाइए, उस जगह पर लाल मिट्टी की अधिकता होती है। नेक्स्ट है, लाल मिट्टी प्रायः उर्वरता विहीन होती है। इसे बंजर भूमि के रूप में भी जाना जाता है। चूने का इस्तेमाल कर इस मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों यानी आप सोच सकते हैं कि सबसे उपयुक्त मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, जिसमें अच्छी फसल होती है, और सबसे बंजर भूमि लाल मिट्टी है दोस्तों, क्योंकि इसमें पोषक तत्वों की पर्याप्त कमी होती है, जिस कारण से इस मिट्टी में फसल को होने में बहुत सारी परेशानियां होती हैं। लेकिन इसका उपाय दोस्तों चूने का इस्तेमाल कर किया जा सकता है। लाल मिट्टी मुख्य रूप से दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत जैसे कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में पाई जाती है, और दोस्तों झारखंड में भी ये मिट्टी पाई जाती है। यानी अधिकतर जैसे पहाड़ी इलाके हैं उस जगह पर इस मिट्टी की प्रचुरता देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, लेटेराइट मिट्टी का निर्माण अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में शैलों के टूट फूट तथा जल के साथ चूना व सिरका के निक्षालन से हुआ है। तो लेटेराइट मिट्टी का निर्माण किस तरह हुआ है दोस्तों? तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, जैसे दोस्तों मेघालय हो गया, उस जगहों पे शैलों के टूट फूट तथा जल के साथ चूना व सिरका के निक्षालन से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? तो चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि इसमें आयरन एवं सिलिका की मात्रा सबसे अधिक होती है। भारत की जलवायु कैसी है दोस्तों? तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ठीक है, कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। भारत में मानसून का आगमन कब होता है? तो भारत में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में केरल से शुरू होता है। भारत में अधिकांशतः वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो भारत में अधिकांशतः वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है, जिसका सर्वप्रथम आगमन केरल में जून के प्रथम सप्ताह में होता है। दोस्तों एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाएगा कि भारत में जो अधिकांशतः वर्षाएं होती है वो किस मानसून के कारण होती है, और आपको 4 दिशाओं के बारे में दे दिया जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही भारत में सबसे अधिक मानसूनी वर्षाएं होती है, जो कि जून के प्रथम सप्ताह से केरल में इंटर कर जाता है। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तटों या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है, यह किस मानसून के कारण होती है? तो लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण केरल के या तमिलनाडु के तटों पर जाड़े के मौसम में भी वर्षा होती है। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण ही होती है। नेक्स्ट है, ग्रीष्मकाल में आने वाली तूफानों को पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? गर्मी के समय में दोस्तों जब पश्चिम बंगाल या यूं कहें कि कोलकाता में जो तूफानें आती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। गर्मी में असम एवं पश्चिम बंगाल में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो नॉर्वेस्टर के नाम से इस हवाओं को जाना जाता है। यानी गर्मी के समय में जब असम एवं पश्चिम बंगाल में तीव्र आर्द्र मतलब नमी वाली हवा चलती है तो उसे हम नॉर्वेस्टर के नाम से जानते हैं। रबी की फसल कब दोस्तों बोई जाती है? तो रबी की फसल दोस्तों मैक्सिमम जाड़े के मौसम में, और उसका कार्यकाल अक्टूबर से नवंबर के बीच में होता है। इसी समय इस फसल को बोने का उपयुक्त समय माना जाता है। तथा दोस्तों इसे कब काट लिया जाता है? तो मार्च से अप्रैल में रबी की फसल को
काट लिया जाता है। नेक्स्ट है खरीफ की फसल कब बोई जाती है? तो खरीफ की फसल जून से जुलाई यानी गर्मी के समय में इसे बोया जाता है तथा नवंबर से दिसंबर में इसे काट लिया जाता है। रबी की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है? तो दोस्तों गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि रबी की प्रमुख फसलें हैं, जबकि धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर आदि खरीफ की प्रमुख फसलें हैं। नेक्स्ट है भारत के द्वीप समूह को कितने भागों में बांटा गया है? तो भारत के द्वीप समूह को लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बांटा गया है। यानी भारत को दो द्वीप समूह में बांटा गया है जो हैं लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसकी खाड़ी में अवस्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में, जबकि लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह किससे निर्मित है दोस्तों? तो प्रवाल जिसे हम कोरल भी कहते हैं, इससे लक्षद्वीप समूह का निर्माण हुआ है। श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में है, जो वर्तमान में इसरो का एक महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, जो एक प्रवाल द्वीप से बना हुआ है। नेक्स्ट है लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो लक्षद्वीप की राजधानी कावारती में है। लक्षद्वीपों में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। नेक्स्ट है 8 डिग्री चैनल मिनी क्वाई और मालदीव को अलग करता है, जबकि 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो लक्षद्वीप एवं मिनी क्वाई को अलग करता है। लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो आउटडोट लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। क्या है दोस्तों? आउटडोट। लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन है दोस्तों? तो बिट्रा। कौन है? बिट्रा। लक्षद्वीप के लोग कौन सी भाषाएं बोलते हैं दोस्तों? तो लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं, जो कि केरल की एक राजकीय भाषा है। दोस्तों केरल के नज़दीक होने के कारण इसकी प्रमुख भाषा मलयालम है। उसी तरह दोस्तों और भी जैसे द्वीप है, तो जो द्वीप जिस राज्य से सटा हुआ है उसकी प्रमुख भाषा है, उसकी भाषा हो जाती है। अंडमान निकोबार द्वीप किस चीज़ से निर्मित है? तो ज्वालामुखी के फटने से अंडमान निकोबार का निर्माण हुआ था। अंडमान निकोबार समूह में कुल कितने द्वीप है? तो 572 द्वीप है। ये सबसे अधिक द्वीप भारत में यही है। यानी दोस्तों भारत में कहीं भी सबसे अधिक द्वीपों की संख्या की बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही सबसे अधिक 572 द्वीप है। नेक्स्ट है 10 डिग्री चैनल किसको किससे अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से, जबकि ग्रैंड चैनल सुमात्रा द्वीप को इंडोनेशिया ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करता है। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है दोस्तों? तो पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान में स्थित है, जहां सेल्युलर जेल व वीर सावरकर एयरपोर्ट भी है। नेक्स्ट है हैवलॉक द्वीप जिसे हम स्वराज द्वीप के नाम से जानते हैं, रॉस द्वीप सुभाष चंद्र बोस के द्वीप तथा नील द्वीप जिसे हम शहीद द्वीप के नाम से जानते हैं, कहाँ में अवस्थित है? तो दक्षिण अंडमान में अवस्थित है। नेक्स्ट है अब्दुल कलाम द्वीप जिसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था, उड़ीसा से 150 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है, जिसे वर्तमान में अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है। कोको स्टेट किसको किससे अलग करता है? तो कोको स्टेट कोको द्वीप जो कि म्यांमार में अवस्थित है, इसको उत्तरी अंडमान से अलग करता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को किस द्वीप के नाम से भी जाना जाता है? तो मरकट द्वीप के नाम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जाना जाता है। इसे एमराल्ड आइलैंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी क्या कहलाती है? तो सैडल पीक कहलाती है, जो उत्तरी अंडमान में अवस्थित। नारकोंडम द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो नारकोंडम द्वीप उत्तरी अंडमान के पूर्व में अवस्थित है। नेक्स्ट है माउंट अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट थूरियर अंडमान निकोबार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो ग्रेट निकोबार पर अवस्थित है। नेक्स्ट है डंकन पास किन किन भागों के बीच अवस्थित है? तो डंकन पास दक्षिणी एवं लघु अंडमान के बीच अवस्थित है। नेक्स्ट है ओंग छोटा अंडमान द्वीप के जनजाति के लिए है। नेक्स्ट है शोम्पेन किस निकोबार द्वीप के जनजाति हैं?
तो नेक्स्ट दोस्तों शोम्पेन निकोबार द्वीप समूह के जनजाति हैं। तो दोस्तों ये थे आज के इम्पोर्टेंट स्पीडी जीके के क्वेश्चन। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह स्पीडी जीके से इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।